Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kushresht and we are going to start the second topic of the chapter Living World, that is diversity in the living world. तो आज हम देखेंगे diversity के बारे में. So let's start this topic. Diversity का मतलब क्या होता है? Diversity means various types, different types. Biodiversity means bio means living. तो लिविंग की डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज या वेराइटीज, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो इफ यू लुक अराउंड, आप अपने आसपास देखें, यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट, हमारे आसपास हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. बी इट पॉटेड प्लांट से लेके इंसेक्ट भी दिखेगा, बर्ड्स भी दिखेंगे, पेट्स भी दिखेंगे और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. भाई सिंपल सी बात है, आसपास देखो जानवर दिखेंगे, चींटी दिखेगी, आपको मॉस्किटो दिखेगा, आपको प्लांट्स दिखेंगे और देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी. ठीक है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हम देख नहीं पाते लेकिन दे आर प्रेजेंट. वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आईज, हम अपनी खुली आंखों से उनको नहीं देख सकते, बट दे आर ऑल अराउंड यू. We cannot see them with our naked eyes, but they are present. If you want to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you would see, that you would increase, okay, that you would see, that will increase. Suppose मैं जहाँ रहती हूँ, suppose कोई भी एक एरिया हम पकड़ लेते हैं, suppose this is my area where I live. So if I explore this area, I will see some species. यहाँ पे हमें कुछ species मिलेंगी. ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डॉग्स हैं, और यहाँ पे पिग्स हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी हमें यहाँ पे. अब जैसे ही मैं एरिया इंक्रीज करूं, मैंने अपना तो कर लिया, थोड़ा और वाइड एरिया में ले लेती हूँ आसपास का, तो मुझे और स्पीशीज मिलने लग जाएंगी. हो सकता है मुझे यहाँ पे टॉर्टोइज मिले, एलिफेंट दिखने लग जाए, है ना, डिफरेंट तरह के प्लांट्स मुझे दिखने लग जाए. So you can see that if you increase the area of observation, the variety of organisms also increase. Obviously, if you will visit a dense forest, अगर भाई बहुत ही घना फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही घना फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ज्यादा वैरायटी मिलेगी. यू प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, है ना, तो यहाँ पे हमें ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट यू सी represent a species. तो कोई भी एक प्लांट, मैंगो का प्लांट है, पीपल का प्लांट है, नीम का प्लांट है, आम का पेड़ है, कोई भी हम प्लांट देखेंगे तो वो एक स्पीशीज है. ठीक है, मैंगो का प्लांट एक मैंगो की स्पीशीज हो गया, है ना, और पीपल का पेड़ है तो पीपल की स्पीशीज हो गई, isn't it? So the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज जो अब तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं, उनकी जो रेंज है दैट इज अराउंड 1.7 to 1.8 million. Now this refers to biodiversity or the number and types of organism present on earth. तो ये बायोडाइवर्सिटी है, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे इस दुनिया में. Different types of life form is there, diverse life form is there. Okay, now we should remember here that as we explore new areas, हम कोई न्यू एरिया एक्सप्लोर करें. सपोज दिस इज न्यू दिल्ली, हमने न्यू दिल्ली एक्सप्लोर कर लिया. अब हम चाहते हैं कोई, सपोज वी लिव ओवर हियर, हमारा घर भी नहीं है न्यू दिल्ली. अब हम चलो चंडीगढ़ चलते हैं, चंडीगढ़ एक्सप्लोर करके आते हैं. वी हैड एक्सप्लोर चंडीगढ़, तो यहाँ से हम यहाँ गए तो हमें क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे कंटिन्यूसली. अब कुछ सालों बाद 2010 से 2020 तक हम यहाँ रहे, 2010 में यहाँ पे थे, 2020 में 10 साल हमने यहाँ गुजार लिए, वापस हम दिल्ली आए तो फिर से हम पुराने एरिया में आ गए, तो फिर भी हमें और नई स्पीशीज मिलेगी, वहां पे और न्यू स्पीशीज आर एडेड इन दैट, isn't it? यही वो लाइन कह रहा है. We should remember here that as we explore new areas and even the old ones, new organisms are continuously being identified. नए organisms हमेशा हमें मिलते रहेंगे. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world.
बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया। भाई हम अपने एरिया में अपने प्लांट को अपने नाम से, अपना कोई भी नाम रख देते हैं, उसी नाम से हम उसको बुलाते हैं। लेकिन अब हम कंट्री चेंज करते हैं, हम इंडिया से वी आर गोइंग टू यूएस और एनी अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे वो उस प्लांट को कुछ और नाम से पुकारेंगे, है ना। तो दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। ओके, इससे कंफ्यूजन होता है। सो यू कैन सी वी कॉल देम बाय देयर लोकल नेम्स। These local names would vary from place to place, even within a country, है ना। इंडिया में भी अगर आप यूपी में बोलो तो कुछ और बोल रहे हैं, एमपी में जाओ कुछ और बोल रहे हैं, है ना। जम्मू कश्मीर चले जाओ तो कुछ और बोल रहे होंगे। So probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। So ऐसा ही एक जो पेड़ होता है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस आपने देखा होगा, ये है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिससे कुछ लोग बोलते हैं आग का पेड़ है ये, कुछ लोग बोलते हैं मदार, और कुछ लोग कुछ और बोलते होंगे, मैं नहीं जानती। लेकिन भाई इसके अलग अलग नाम है, तो हमें कैसे हम किसी को बता पाएंगे हम किस पेड़ की बात कर रहे हैं जब तक हमें उसका साइंटिफिक नेम नहीं पता होगा। तो इसीलिए इसीलिए जरूरी है उसका नामकरण करना, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बच्चे का नामकरण होता है, ऐसे प्लांट्स का भी नामकरण होता है, एनिमल्स का भी, कोई भी नई स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज उसका नामकरण होना बहुत ही जरूरी है। दैट इज व्हाट वी कॉल नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम देना उसको। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. एक ही नेम से पूरी दुनिया में उसको बोला जाना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। देखिए, टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक है, 3 शो करें, 4 बेसिक है। 4 बेसिक में पहला है आपका कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। सेकंड इज योर आइडेंटिफिकेशन। थर्ड इज योर क्लासिफिकेशन एंड द फोर्थ वन इज द नॉमेनक्लेचर। ये आप याद कर लीजिए, CICN, CICN। सो कैरेक्टराइजेशन, देखिए सपोज एक यहाँ पे हमें कोई इंसेक्ट मिला, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है ये, अभी हमें एक नई स्पीशीज मिली, ठीक है, हमने उसके कैरेक्टर्स देखे कि इसमें 6 लेग्स हैं, लेग्स कैसी हैं इसकी, ज्वाइंटेड हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, बॉडी इसकी ऐसे डिवाइडेड है, 6 लेग्स हैं, ज्वाइंटेड है। तो पहले हम उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे, ओके, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसके सिमिलर है, फिर उसको क्लासिफाई कर देंगे उस कैटेगरी में। ठीक है, अभी हमें लग रहा है आर्थ्रोपोडा में आएगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स वाले, जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले आते हैं ना ऑर्गेनिज्म, हमने हमने इसे उसमें रख दिया और क्लास में रख दिया इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा की क्लास है इंसेक्टा, इंसेक्टा में रख दिया हमने इसको। ओके, हमने पहले कैरेक्टर्स देखे, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि इसके कैरेक्टर्स किससे ज्यादा सिमिलर हैं, उसको उसमें क्लासिफाई कर दिया, फिर हमने उसका क्या करा, वी हैड डन द नॉमेनक्लेचर, हमने इसका नाम दे दिया XYZ जो भी है। दिस इज व्हाट वी डू, दीज आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो जब तक हम उसे करेक्टली वी विल नॉट नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज, द नेम इज अटैच्ड, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। ये तो हो गया। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plant scientific, देखिए कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये याद रखना है कि अगर प्लांट का साइंटिफिक नेम देना है तो वो कौन करेगा, किसके प्रिंसिपल और क्राइटेरिया माने जाएंगे, वो है ICBM, ICBM के इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल से मतलब बॉटनी आ गया ना, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है, तो ICBN करेगा। ठीक है, ICBN के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया को माना जाएगा। ऐसे ही अगर आपको किसी एनिमल का नामकरण करना है भाई, नॉमेनक्लेचर करना है, तो ICZN हो गया, इंटरनेशनल
कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बस यही बात है कि साइंटिफिक नेम देने हैं, आईसीबीएन प्लांट्स के वो क्राइटेरिया निकालेगा और आईसीजेडएन एनिमल्स के। Now scientific name ensure that each organism has only one name। भाई एक साइंटिफिक नेम एक ही होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक प्लांट है, कोई भी सपोज ये नीम का पेड़ है ना, इसका जो नाम रखा गया है भाई इसी का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई और भी पेड़ है उसका भी यही नाम है, ठीक है। Now description of any organism should enable the people to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। बात वही है कि इसका नाम इसी का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग के होते हैं प्रिया बहुत सौ के नाम है ना, रिया बहुत सौ के नाम है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। अब biologists follow universally accepted principle to follow scientific names to known organism। जब भी हम नाम रखते हैं उसके नाम में दो चीजें, क्या कहते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट है, एक तो जेनेरिक नेम होगा उसका और दूसरा होगा स्पीशीज नेम, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज नेम, स्पीशीज जीनस का नाम होगा और स्पीशीज का नाम होगा, ठीक है। सो ये दो कंपोनेंट होंगे, कोई भी किसी का भी नाम रख रहे हो उसका जीनस का नाम होगा, उसमें स्पीशीज का नाम होगा। अब इसमें आपने देखा कि दो कंपोनेंट आ रहे हैं तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स, ठीक है। ये तरीका जो है दो कंपोनेंट देने का, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें हमने दो चीजें यूज की है, जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम, इसलिए बाइनोमियल बोला जाता है। बाइ मतलब दो, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैरोलस लिनियस ने दिया है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर is being practiced by all biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take, अब भाई मैंगो का इस तरीका बताया गया कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। So let us see how it is binomial name. मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है। In this name मैंजीफेरा तो है जीनस का नाम और इंडिका जो है स्पीशीज का नाम। ओके, नाउ इसके साथ साथ और भी रूल्स हैं जो हमें देखने, मैं आराम से आप सुनते रहिए, बहुत ही इजी है। पहली बात, ये जो साइंटिफिक नेम है अगर हम टाइप कर रहे हो तो आप इसको हमेशा कैसे लिखेंगे? इटैलिक्स में। इटैलिक्स आपको जानते हैं, ऐसे टेढ़ी लाइन नहीं होती, मैंजीफेरा इंडिका, ओके, टेढ़े टेढ़े लिखेंगे, ओके। और जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज होती है ये। लैटिन लैंग्वेज इज बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती है नामकरण करने के लिए, ओके। तो अगर आप इनको टाइप कर रहे हैं तो यू विल राइट इन इटैलिक्स। इफ यू आर राइटिंग ऑन योर नोटबुक देन यू विल राइट द नेम मैंजीफेरा इंडिका एंड देन यू जस्ट अंडरलाइन इट, अंडरलाइन, ठीक है। सिंपल सी बात है, अंडरलाइन करना है। तीसरी चीज, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल। स्पीशीज के सारे लेटर ही स्मॉल होंगे, बस जीनस का पहला लेटर आपको याद रखना कैपिटल होगा, ओके। सो फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस और व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीशीज। सिंपल है, ये जीनस है, ये स्पीशीज का नाम है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिख रहे हो, आर सेपरेटली अंडरलाइंड, और प्रिंटेड कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स से मतलब हो गया कि वो लैटिन से लिया गया है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये बता दिया मैंने, कैपिटल लेटर से होना चाहिए। बट द स्पीशीज का जो स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, स्पीशीज का लेटर जो है स्मॉल होना चाहिए। इट कैन बी इलस्ट्रेटिव, ठीक है, बहुत इजी है। क्या है कहानी है, देखो टाइप कर रहे हो इटैलिक्स में टाइप कर दो, हमेशा जीनस का पहला लेटर कैपिटल हो, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल हो, ओके। तीसरा, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन करना है नाम के नीचे, बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये एग्जाम में आ जाता है कभी कि कौन सा सही है नाम, तरीका ढूंढना होता है आपको कौन सा सही है, तो आपको ये पता होनी चाहिए रूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है नेम ऑफ द ऑथर। भाई किस ऑथर ने उसको आइडेंटिफाई किया है उसका भी नाम आ जाता है।
जैसे मैंजिफेरा इंडिका के आगे आप देख लो लिन, ये एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करते हैं साइंटिस्ट की। ओके, सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट, यानी कि स्पीशीज के नाम के बाद ऑथर का नाम आएगा। किसने आइडेंटिफाई किया है? एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिविएशन आप चाहते हो छोटी फॉर्म, तो लिन है इसकी छोटी फॉर्म लिन है, लिन लिन। ओके, तो ये आपको रोमन में लिखना है LINN, लेटिन में नहीं लिखना है, ऐसे करके नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट इन रोमन, इटैलिक्स में नहीं लिखना, सॉरी ना। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो स्पीशीज है मैंजिफेरा की, ये लिनियस ने डिस्क्राइब की। ओके, क्लियर है? नाउ सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स, भाई इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सबको हम नहीं पढ़ सकते एक एक करके, तो क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो सबसे अच्छा तरीका है उसको क्लासिफाई कर दो, जैसे इंसेक्ट है तो उसको इंसेक्ट में डाल दो, मैमल्स है तो उसको मैमल्स में डाल दीजिए, दिस इज व्हाट वी कैन डू। ओके, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories। क्लासिफिकेशन क्या है? तरीका है कि कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, उसको ग्रुपिंग कर दो, कन्वीनियंट कैटेगरी में उसको रख दो, बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर जो हमें दिख रहे हैं उसके बेसिस को उसको क्लासिफाई कर दो, सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। The moment we use the any term, we associate certain character with organism in that group। That what image do you see when you think of? ये फालतू की बातें हैं। देखिए क्या कह रहा है, आप डॉग के बारे में सोचो, मैंने कहा डॉग, तो सिंपल से आपके बारे में दिमाग में आ जाएगा, अच्छा 4 पैरों पे चलता है ना, और मतलब उसकी इमेज आ जाएगी, कैसे भौंकता है, कैसे कान होते हैं, क्या नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, कुछ चीजें जो आपको इजीली दिख रही है वो यू कैन फाइंड आउट, मतलब इमेज आ जाएगी। भाई कैट, ऐसा कोई ना आप कैट के बारे में सोचने लग जाओगे, डॉग की इमेज ही आएगी ना आपके सामने, जब डॉग बोला जाएगा तो कैट बोली जाएगी तो कैट की इमेज आएगी, उसकी चौकती हुई आंखें, काले रंग की, डरावनी सी, सो वो आ जाएगी। सो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स, डॉग्स की बात करेंगे तो भाई डॉग ही दिखाई देगा हमें, हम पागल थोड़ी ना, डॉग की बात करें तो हम एलिफेंट देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता है, एंड नॉट कैट्स। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्साटियंस, भाई ये बहुत ही अजीब सा नाम है, एल्साटियंस एक्चुअली ब्रीड है किसकी, डॉग्स की, दिखा देते हैं हम आपको, ये है एल्साटियन। भाई मैं तो नहीं जानती थी इस ब्रीड को, तो मैंने तो ढूंढा था गूगल पे एल्साटियन कौन सी ब्रीड है, सो दिस इज व्हाट एल्साटियन इज। तो भाई जो जानते होंगे वो समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है ना, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एल्साटियंस की बात हो रही है तो बहुत लोग समझदार हैं जो जानते हैं ब्रीड के बारे में, जो डॉग्स की ब्रीड्स हैं तो समझ जाएंगे। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो आप समझ जाओ मैमल्स कौन होते हैं, जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उनकी बॉडी पे हल्के हल्के हेयर्स होते हैं, और दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द मैमल्स। सो लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ व्हीट, अब प्लांट्स की बात करो तो व्हीट की बात करो तो आपके दिमाग में राइस थोड़ी ना आएंगे, चावल थोड़ी ना दिखाई देंगे, व्हीट ही दिखाई देगा, गेहूं ही दिखाई देगा, है ना। द पिक्चर इज इन आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट, किसी और प्लांट की पिक्चर थोड़ी ना आएगी। Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, etc. are convenient categories we use to study organisms। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई जो हम स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। अब इन कैटेगरीज को जो नाम दिया गया है साइंटिफिक, वो है टैक्सा। टैक्सा को हम कैटेगरीज भी बोलते हैं, कैटेगरी, रैंक भी बोलते हैं इसको, देन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कोई भी टर्म आओ इंटरचेंजेबली यू कैन यूज दैम। So here you must recognize that taxa can indicate categories or at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. ये सब taxa है. Dog is also in taxa. Elephant is also a taxa. Human is also a taxa. सभी ये taxa हैं, जितने भी animals हैं, जितने भी plants हैं, वो कहीं ना कहीं तो रखा गया है. तो means they are a taxa. Taxa is nothing but a category. ठीक है. So therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different levels। अच्छा ये कहानी, चलो हम इसको जरा एक स्लाइड से देख लेते हैं।
हम ह्यूमंस की बात करें सपोज, ठीक है, हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। ह्यूमंस का नाम होता है होमो सेपियंस, जीनस का नाम है या स्पीशीज का नाम है, तो हमारा हो गया जीनस होमो। हमारी फैमिली है होमिनिड्स, ओके। तो होमिनिड्स में वो प्राइमेट्स आते हैं विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन होता है। अब हमारा जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स, ठीक है। ये जो है ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, ये हायरार्की हो आगे हम पढ़ेंगे कि पहले क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ओके। तो प्राइमेट्स में आपके मंकीज भी आएंगे, देन योर एप्स भी आएंगे, देन ह्यूमंस भी आएंगे, ओके। मंकीज, एप्स, ह्यूमंस सब आ जाएंगे इसमें। और मैमल्स में जाओगे तो आपका वो भी आएगी, भाई मंकीज, एप्स, ह्यूमंस तो चल ही रहे हैं, मंकीज, एप्स, ह्यूमंस। कॉर्डेट्स में आ जाएंगे तो आपके डॉग भी आ जाएगा, है ना, कॉर्डेट जिसकी नोटोकॉर्ड है वो सब कॉर्डेट्स में आ गए, ओके। डॉग, एलिफेंट, ये और ये सारे जो मैमल्स हैं ये भी इसमें आ गए, है ना। अब ये सारे उठ के आपके एनिमल्स में आ गए, समझ में आ रही बात, ये भी ले लो, सब सब उठ के सब एनिमल्स है, सब एनिमल्स में आ गए। एनिमल्स तो एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, नीचे आते जाओगे लिमिटेड नंबर कम होता जाएगा, है ना। और एंड में आके आपको स्पीशीज मिल जाएगी, जैसे ह्यूमंस की एक ही स्पीशीज है। बात समझ में आई। तो एक हमारा टेक्सा, हमें एक कैटेगरी मिली हुई है, ठीक है। स्पीशीज में हम यहाँ पे आ गए, होमोसेपियंस है, ठीक है। प्राइमेट्स हमारी कैटेगरी हो गई, एक मैमल्स हमारी कैटेगरी हो गई, या वी कैन से टेक्सा हो गया, है ना। ये वाली बात समझ में आई। दिस इज कैटेगरीज है, नथिंग है, टेक्सा कुछ नहीं, कैटेगरीज होती है, हम सबको एक कैटेगरी में रखा गया है जिनको हम टेक्सा बोल देते हैं, सिंपल एज दैट। तो ये वाली कहानी खत्म। Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. Now, this process of classification is called taxonomy. So, this definition is very important. What is taxonomy? So, taxonomy is the branch of science which deals with classification of the organism into different taxa. Okay? So, classification of organism at different taxa is what we call taxonomy. Now, taxonomy में what we see the external and internal structure, ठीक है। वी सी द एक्सटर्नल फीचर्स, देन वी सी इंटरनल सेल वगैरह हम देखेंगे, इंटरनली क्या है स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका एनाटॉमी आ गया, एक्सटर्नल में आपका मॉर्फोलॉजी आ गया, ठीक है। तो अब जैसे हम मॉर्फोलॉजी में आप लीफ की बात, लीफ पढ़ते हो, लीफ का वेनेशन कैसा है, लीफ का शेप कैसी है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, ये सब देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स में। इंटरनल फीचर्स में एनाटॉमी आ जाती है, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है उसका, इकोलॉजिकल फॉर्म, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। तो ये सब चीजें आती हैं टेक्सोनोमी के अंदर। Hence characterization, this is very important, ये हमने बात करी, characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are the basic of taxonomy. Okay? तो पहले हमें कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म मिलता है, हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे सिमिलर है, फिर उसको क्लासिफाई कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं। सो द टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स को बहुत ही इंटरेस्ट था नए नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने का, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। भाई पहले किसी को कुछ नहीं पता होता था, ना माइक्रोस्कोप था, ना तो उन्हें सेल पता था, कुछ नहीं पता था। तो पहले इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन था दैट इज बेस्ड ऑन द यूज, उनकी यूज पे बेसिक, जैसे कौन सी चीज वो खाते हैं, कौन सी चीज वो पहनते हैं, है ना, कॉटन के कपड़े पहनते हैं या फ्लैक्स यूज करते हैं कवरिंग देयर बॉडी, और विच फूड्स दे आर ईटिंग, तो खाने के बेस पे हो गया, पहनने के बेस पे हो गया, और कौन सी चीज, कौन सी लकड़ियां वो यूज कर रहे हैं घर के लिए, शेल्टर के बेस पे हो गया। सो दैट इज बेस्ड ऑन द यूजेस। सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वाज बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये याद रखिएगा, अर्लियर क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, यूजेस पे। Now, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms,
and their diversities, but also the relationship among them. तो ह्यूमन बींग्स नए नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में ही इंटरेस्टेड नहीं था, वो ये भी जानने में इंटरेस्टेड था कि कैसे, क्या रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ. What is the relationship between a dog and a cat? What is the relationship between the sponges and the coelenterates? Okay, so this branch of study was referred to as systematic. और ये जो स्टडी है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. तो वर्ड सिस्टमैटिक इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा. इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो एक तरीके से ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना इज व्हाट वी कॉल सिस्टमैटिक, है ना. सिस्टम से लगाना, भाई पहले कौन है फिर दूसरा कौन है, इसका क्या इससे रिलेशन है, फिर नेक्स्ट लाइक दिस. So Linnaeus used System of Nature as the title of his publication. So Linnaeus ने System of Nature he has used as the title of his book. The scope of systematics was later enlarged. अब ये जो सिस्टमैटिक है एक छोटी सी ब्रांच नहीं है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं. आइडेंटिफिकेशन भी आ गया, नॉमेनक्लेचर भी आ गया एंड क्लासिफिकेशन. ओके, सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड और इसमें इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, जो अभी हमने बात की थी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. सो सिस्टमैटिक टेकन इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. सो सिस्टमैटिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाती है. जैसे आपके सबसे पहले आपके पॉरीफेरा एनिमल्स की बात करें तो पॉरीफेरा, देन आपके सीलेंथ्रेट्स, ओके, फिर टीनोफोर्स, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, ओके, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, annelids, arthropods and so on. So this is also comes under the systematics कि कैसे evolutionary relationship इन organisms के बीच में exist कर रही है, किस organism से कौन सा organisms बना है. ओके, और फिर सब कुछ आता है इसमें, आइडेंटिफाई भी करना, क्लासिफाई भी करना, उसको नाम भी देना, ये भी आता है सिस्टमैटिक के अंदर. सो दिस इज अ ब्रॉड ब्रांच. ओके, टेक्सोनॉमी इसके अंदर आ गई, समझ गए. So this is all about this video. Thank you for watching.